इथं काय सही करणार का आम्ही? इथं काय शिवाय खायला येते बापाच्या? जा जा सरपंच मेरे जा छू अभी मेरे नकली मत कर तू अभी जा मेरे नाम से मत लग उछल मेरे नाम से मत क्या के लिए सब कर रहे क्या करने का क्या करने का आपने जो वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 5 सितंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, मंगोलिया को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो अच्छे से इसको मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं जो कि अलग अलग प्रेसिडेंट्स के नाम, इनमें से कौन से एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि कुछ समय के लिए सेक्रेटरी जनरल भी थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। ऑप्शन ए बोलता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बोलता है वरागिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी बोलता है ज्ञानी झील सिंह, या फिर ऑप्शन डी बोलता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा है वो अभी के टाइम पर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो चुका है, जहाँ पे आपने देखा कि जो MNS वर्कर है उन्होंने क्या किया, एक वेमेन को स्लैप किया है। MNS वर्कर, MNS क्या है, MNS है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर को अभी अरेस्ट भी कर लिया गया है और अरेस्ट भी इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी पूरा का पूरा ये इंसिडेंट हुआ था सेंट्रल मुंबई के अंदर, उसकी वजह से ये सारी बात है सेंट्रल मुंबई के अंदर जो नगपाड़ा वाला एरिया है वहाँ की। हुआ क्या था, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्कर है ये क्या करना चाहता था, अपना बैनर जो है ना वो लगाना चाहता था, बैनर इंस्टॉल करना चाहता था, लेकिन महिला की शॉप के आगे उस बैनर को इंस्टॉल किया जा रहा था। महिला ने उस बैनर को इंस्टॉल करने से रिफ्यूज़ कर दिया और रिफ्यूज़ करने के बाद में एक आर्गूमेंट होता है और आर्गूमेंट होने के बाद में आपने वीडियो के अंदर देखा जो भी हुआ है वो सब वीडियो के अंदर देखने को मिल जाता है। उसी के चक्कर में क्या किया गया, अभी यहाँ पर इस वर्कर को अरेस्ट भी किया गया है। इस वर्कर के साथ साथ यहाँ पे 2 और वर्कर्स जो कि इसके साथ में थे उसको भी अरेस्ट किया गया। तो इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस या बाकी सारे न्यूज़पेपर्स भी यहाँ पे कल से कवर कर रहे हैं। या आप देख पाओगे महिला की एक मेडिकल शॉप थी जिसके आगे यहाँ पर बैनर लगाने से वो मना कर रही थी। अब एक आर्गूमेंट होने के बाद में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हो जाता है। ये इंसिडेंट है 28 अगस्त का। बाद में इसके बारे में चर्चा होने लगती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, देन उसके बाद में इन वर्कर्स के ऊपर एक्शन लिया जाता है। आपको यहाँ पर ये वीडियो देखकर कैसा फील हो रहा था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बताना। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का जो ये आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साथ ही साथ में GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। अब टॉपिक क्या है, राजनाथ सिंह टू बिगिन 3-day विजिट टू मंगोलिया टुडे।
यानी मंगोलिया के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मंगोलिया को मैप में अच्छे से देखना। तो मंगोलिया में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो विज़िट करने वाले हैं। 3 दिन की विज़िट होगी, आज से ये विज़िट स्टार्ट होने वाली है और 7 सितंबर तक ये पूरी की पूरी विज़िट चलने वाली है। और ये जो विज़िट होने वाली है ना, इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि ये हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की पहली विज़िट होने वाली है मंगोलिया के अंदर में। और इस विज़िट की वजह से एक बेनिफिट देखने को ये मिलेगा कि दोनों कंट्रीज़ के जो डिफेंस कोऑपरेशन से वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आएंगे। फिर हालांकि आर्टिकल में ये भी बताया गया कि इस विज़िट को ख़त्म कर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जापान में भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होना है, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का रिक्वायरमेंट होता है। आपको पता होगा 2+2 मीटिंग के अंदर जब भी हम लोग किसी देश के साथ में 2+2 मीटिंग करते हैं, मतलब 2 मिनिस्टर हमारे होंगे, 2 मिनिस्टर उस कंट्री के होंगे। वो 2 मिनिस्टर कौन कौन से होंगे? फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, वो 2 मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये मेंशन किया गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंगोलिया में इनकी पहली विजिट है और इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए इनका काम आज के टाइम पर ये रहने वाला है कि जो दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल एंगेजमेंट है, खासकर डिफेंस कोऑपरेशंस को लेकर, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब हालांकि विज़िट होने के बाद में जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी, बस खाली अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हाँ, ये विज़िट पर जाने वाले हैं। दैट इज़ वाई आपको मंगोलिया अच्छे से मैप में पढ़ना है। लेकिन इसी के साथ में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी अगर बुक है तो जाकर इंडिया और मंगोलिया के रिलेशंस को ही पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट भी है, यूनिक सा आर्टिकल है। तो इंडिया मंगोलिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है ज़रूर से। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो मैं आप लोग को कवर करवाने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों के रिलेशंस के बारे में वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग मंगोलिया की लोकेशन देखें तो ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, और अगर आप देखोगे तो ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया के ऊपर आपको ये चाइना नज़र आएगा, चाइना के ऊपर रशिया नज़र आएगा, चाइना और रशिया के बीच में आपको ये मंगोलिया देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। बाकी आप लोगों को और अच्छे से लोकेशन देखकर बतानी है, तो इस वजह से ज़्यादा डिटेलिंग्स में बता नहीं रहा हूँ। अब जब हम लोग भारत और मंगोलिया के रिलेशंस के बारे में चर्चा करते हैं तो सारे पॉइंट्स आपको नीचे ये दिख रहे होंगे। सबसे पहले चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हिस्टोरिकल रिलेशन, ऐतिहासिक तौर पर कैसे यहाँ पर इन दोनों के रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं। देखो, दोनों कंट्रीज़ ना बुद्धिज़्म के थ्रू इंटरेक्ट करती हैं। बुद्धिज़्म एक ऐसा सोर्स था जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, इनकी जो हिस्ट्री है वो साथ में डेवलप होती हुई नज़र आई। अब हिस्टोरिक रिलेशंस के बाद में आता है मेजर पॉइंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। देखो होता क्या है ना, इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है मंगोलिया के साथ में 1955 में। हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में। उसके कुछ सालों बाद हम लोग मंगोलिया के साथ में अपने रिलेशंस को मजबूत करते हैं, उन टाइज़ को जो है इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, और ये कहानी ऐसी चलती रहती है। फिर साल 2015 में हमने ये देखा कि मंगोलिया के अंदर पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो विज़िट भी करते हैं। तो 2015 में पहली बार पीएम के थ्रू विज़िट भी किया गया था, इस वजह से भी मंगोलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसको समझते हैं। जब बात आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो काफ़ी सारे लोग तो यहीं पर समझ गए होंगे कि हाँ क्या मुद्दा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप देखोगे तो टोटल 15 मेंबर्स नज़र आएंगे। टोटल 15 मेंबर्स में से जो 10 मेंबर्स है वो तो हैं परमानेंट मेंबर्स, और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और बाकी जो 5 हैं वो आपको परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलेंगे। अब जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये आपको पता है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर कि देखो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पर परमानेंट मेंबर के अंदर में, वो कौन कौन से देश हैं, वो आपको पता है कि चाइना है, रशिया है, यूके, यूएस है, तो बेसिकली यहाँ पर फ्रांस है। ये 5 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि परमानेंट कंट्रीज़ के अंदर में आते हैं। होता क्या, यहाँ पर इंडिया भी डिमांड करता है कि हमें भी एक परमानेंट मेंबर बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इस वाले मुद्दे पर मंगोलिया सपोर्ट करता है, पब्लिकली सपोर्ट करता है कि हाँ भारत को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो इस चीज़ के अंदर मंगोलिया का एक सपोर्ट रहता है हमारे लिए। फिर ऐसे यहाँ पर इंडिया भी मंगोलिया को अलग अलग जगह पर सपोर्ट करता है। बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अलग अलग मंच आपको देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहता है। हालांकि चाइना, ताइवान इसके अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है मंगोलिया को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है,
ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया 1972। अब 1972 से पहले जब आप लोग 1971 की याद करोगे तो आपको पता होगा 1971 की जो वॉर हुई थी, उस वॉर के बाद यहाँ पर बांग्लादेश एक नया कंट्री बना था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, बांग्लादेश जब एक नया देश बना तो उसके बाद में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली उसको रिकग्नाइज़ कर रही थी। इंडिया है, भूटान है, उन सब ने मिलकर एक नए देश जो कि बांग्लादेश एक नया देश बना था उसको रिकग्निशन देना स्टार्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक मंगोलिया का हम लोग को सपोर्ट मिलता है 1972 के अंदर में, ठीक है ना। होता एग्जैक्टली ये है कि मंगोलिया को स्पॉन्सर करता है 1972 का यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन। इंडिया के साथ में और भूटान के साथ में यहाँ पर इस रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया गया ताकि बांग्लादेश को एक नया कंट्री की तरह रिकग्निशन मिले। तो बेसिकली बांग्लादेश को एक नया देश की तरह रिकग्निशन देने में भी मंगोलिया का एक सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे अलग अलग आपको बॉडीज़ देखने को मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे यहाँ पर एशिया यूरोप मीटिंग हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ये ऐसी बॉडीज़ है जहाँ पर इंडिया और मंगोलिया दोनों ही अपना एक हिस्सा हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर एक तरीके से इस ग्रुप का देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया जो है इसका मेंबर है एससीओ का। इंडिया कौन से ईयर में एससीओ का मेंबर बना था, ज़रा फटाफट उस ईयर का जो एक तरीके से नंबर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब इंडिया भी यहाँ पर एससीओ का मेंबर है और मंगोलिया भी, लेकिन मंगोलिया जो है इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट की कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखना है। बाकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो इंडिया मंगोलिया के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। बीच में बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम लोग साल 2018 में बात करें तो दोनों के बीच का जो व्यापार था वो था लगभग 52.6 मिलियन यूएस डॉलर्स का, लेकिन साल 2019 में ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था, 38.3 मिलियन यूएस डॉलर्स का पहुँच गया था। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। डिफेंस कोऑपरेशन की जब बात आती है ना तो दोनों कंट्रीज़ आपस में मिलकर बहुत सारे अभ्यास करती हैं, बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज को कंडक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच में यहाँ पर एक जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज को किया जाता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसको लेकर एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरा यह है कि इंडिया एक तरीके से एक और एनुअल वीक लॉन्ग जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, यानी कि पूरे साल में एक बार पूरे सप्ताह की मतलब पूरे साल के अंदर एक सप्ताह की एक्सरसाइज की जाती है जिसको खान क्वेस्ट के नाम से जानते हैं। खान क्वेस्ट को यहाँ पर मंगोलिया ने होस्ट किया था। इंडिया यहाँ पर भी इसका एक पार्टिसिपेंट बना था। तो बेसिकली आप देख पाओगे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पर इंडिया और मंगोलिया दोनों आपस में उस एक्सरसाइजेज को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिफेंस कोऑपरेशन भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेंगे। फिर काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल दोनों कंट्रीज़ बिश्केक डिक्लेरेशन का हिस्सा हैं, जो कि ये डिक्लेरेशन जो है ना ये बात करता है स्नो लेपर्ड के बारे में। जो स्नो लेपर्ड है आज के टाइम पर इसकी संख्या लगातार कम हो रही है, तो इसको एक प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक एनवायरमेंटल का मुद्दा है, एनवायरमेंटल इशू है। तो इस पर्टिकुलर इशू में भी इंडिया मंगोलिया का जो कोऑपरेशन है वो हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर पॉसिबल एरियाज़ है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस और मजबूत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। आपको पता होगा इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है। इंडिया इसका एक लीडर भी आपको देखने को मिलेगा, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पर बनाया है। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया के पास में बहुत सारा अच्छा खासा कैपेसिटी देखने को मिलेगा इस रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, सोलर एनर्जी के मामले में। तो बेसिकली यहाँ पर मंगोलिया के साथ में कोऑपरेशन किया जा सकता है। मंगोलिया का भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। देन मंगोलिया हमारे लिए भी कुछ कर सकता है, जैसे मंगोलिया के बहुत सारे माइनिंग सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। कॉपर है, यूरेनियम है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस कॉपर यूरेनियम से हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट लिख सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया मंगोलिया के रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी बुक उठाओगे इंटरनेशनल रिलेशन की, आपको वहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेंगे। मतलब आपका करंट के साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक है उसका भी एक टॉपिक कवर हो गया है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा दो यार। एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है जो कि 5K प्लस लाइक का है, जो कि आप लोग पहुंचा दोगे और हमेशा से पहुंचाते हुए आ रहे हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये बेसिकली स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है। यहाँ पे बात की जा रही है नेहरू ट्रॉफी के बारे में। आज से लगभग कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था।
तो अभी यहाँ पर क्या होता है ना, केरला के अंदर आपने स्नेक बोट रेस के बारे में सुना होगा। स्नेक बोट रेस क्या होती है, यहाँ पे इस प्रकार से बोट की रेस करवाई जाती है। और स्नेक क्यों बोला गया इसको, क्योंकि जो बोट का शेप है ना, जो यहाँ पर आपको नाव देखने को मिलेगा, उसका जो शेप बेसिकली वो सांप की तरह देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बोट की रेस की जाती है। अब उसी रेस के अंदर नेहरू ट्रॉफी भी दी जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग क्लब जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और अब की बार यहाँ पर पिछले 3 साल से, पिछले आप कह सकते हो 2 साल से एक क्लब है जो कि जीत रहा था, और इस साल भी वही क्लब जीता है जिसका नाम है पाला तुरुती बोट क्लब। तो इसने अब की बार भी ट्रॉफी उठाई है, लगभग इसकी हैट्रिक हो चुकी है। इसने तीसरी बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रॉफी को जीता है। तो यह है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, और इसका ये 68th एडिशन था। ये भी आप लोग ज़रूर से ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन के अंदर आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकती हैं। वो क्या हैं, आओ उसको भी थोड़ी देर में कवर करते हैं। देखो, ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बोट रेस है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे करवाई जाती है, केरला के अंदर जो अलापुझा के पास में एक लेक है, पूनामदा लेक, वहाँ पर आपको ये बोट रेस होती हुई नज़र आती है। कब करवाई जाती है, अगस्त में आप लोग देखोगे, हर साल होती है। वैसे अभी यहाँ पर इस रेस को कंडक्ट करवाया गया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक सबसे पॉपुलर इवेंट माना जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको हम लोग स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अब यहाँ पर जो बोट्स हैं ना, जो नाव होती हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज़ की होती हैं। वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। प्लस यहाँ पर इस बोट रेस को ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सोसाइटी के थ्रू। और यहाँ पर जो भी कोई क्लब जीतता है उसको ये नेहरू बोट जो नेहरू ट्रॉफ़ी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। बाकी केरला से लेकर एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, वेम्बनाड। जो वेम्बनाड है, ये एक लॉन्गेस्ट लेक आपको इंडिया की देखने को मिलती है, जो कि केरला के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैली हुई है। वो भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इसको हम लोग पूनामदा लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद इसी आर्टिकल के नीचे आपको एक और छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा। मेंशन किया जाता है तेलंगाना के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब देखने को मिली है एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में। हुआ क्या है, बारिश की वजह से तेलंगाना का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरह से, या फिर कह सकते हो नेगेटिवली हिट हुआ है। अगर हम लोग देखें, जैसे कि धान वगैरह का कल्टीवेशन तो चलो ठीक है, वो तो बराबर हो गया, लेकिन जो कॉटन है, जो हर साल जिस प्रकार से कॉटन का प्रोडक्शन हुआ करता था, वैसा अब की बार नहीं हुआ। तो बेसिकली जो भी कॉटन की खेती कर रहे थे उनको डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस बारिश की वजह से, उस फ्लड की वजह से, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। हालांकि मैंने आपको बताया जो पैडी कल्टीवेशन है, जो भी धान का, राइस का कल्टीवेशन था, वो तो चलो एक रिकॉर्ड लेवल पर था और वो यहाँ पर पहुँच जाएगा रिकॉर्ड लेवल तक। लेकिन सिचुएशन ख़राब हुई है खासकर कॉटन वाले सेक्टर में, और जो भी यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे थे उनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ नज़र आया है। अब यहाँ पर बताया गया कि कितना कितना प्रोडक्शन करने का डिमांड था, कितना कितना प्रोडक्शन किया गया है, कितने कितने ज़मीन पर किया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर इसको ज़रूर से स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अब करना क्या है, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है। हालांकि कॉटन के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में चर्चा की जा रही है। कॉटन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि थोड़े दिनों पहले हमने पढ़ा है, मतलब थोड़े दिन नहीं, थोड़े ज़्यादा दिन हो चुके हैं। इस वजह से सोचा कि आपको रिवाइज़ भी करवा दिया जाए, टाइम टाइम पर रिवीजन होता रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमसे क्वेश्चन भी नहीं लग पाते। बात करेंगे कॉटन की, तो कॉटन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, खासकर इंडस्ट्रियल और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर में। फिर उसके बाद मेंशन किया जाता है कि देखो, इंडिया जो है ना, एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ में प्रोड्यूसर होने के साथ साथ में हम लोग 3rd नंबर पर आने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। फिर उसी के साथ में एक और चीज़ और ऐड करो, हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। मतलब प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अच्छा खासा, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस इंडिया के अंदर जब बात आती है कॉटन की, तो ध्यान रखना, एक कॉटन के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। यानी कि बीटी कॉटन को कैसे ग्रो किया गया है, कॉटन के अंदर जो जेनेटिक्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, उसके बाद बीटी कॉटन को यहाँ पर ग्रो किया गया है। तो बेसिकली आज के टाइम पर बीटी कॉटन ने पूरी तरह से इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। लगभग 95% तक का जो कॉटन मार्केट है वो बीटी कॉटन के थ्रू कवर किया गया है, जब से बीटी कॉटन भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया साल 2002 के अंदर में। इंडिया जो है लगभग हर साल 6 मिलियन टन के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन करता है, जो कि
दुनिया भर के कॉटन की जब हम लोग देखेंगे ना तो उसमें 23% का कंट्रीब्यूशन ये कहलाएगा। प्लस यहाँ पे बताया गया कि इंडिया जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है उसमें से यहाँ पर आप देखोगे 51% जो है वो ऑर्गेनिक कॉटन है, जिसको हम लोग बिल्कुल शुद्ध तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये बेसिकली आपके लिए जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर भी हेल्प करेगा। जो कॉटन क्रॉप है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेना। कॉटन कौन सी क्रॉप है? ये बेसिकली एक खारिफ क्रॉप है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर ये जो क्रॉप है वो कौन सी क्रॉप है, तो एक खारिफ क्रॉप आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं इस पूरी की पूरी फसल को ग्रो करने के लिए, मेच्योर होने के लिए। देन उसके बाद बताया गया कि देखो यहाँ पे क्या है ना, जो एरिया थोड़ा सा सूखा रहेगा वो एक आइडियल एरिया है, यानी कि थोड़ा सा जो सूखा है जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब एक ऐसा ना हो कि ज़्यादा नमी हो, थोड़ा बहुत सूखा एरिया हो, वो एक अच्छा कंडीशन माना जाता है इस कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन आपने देखा तेलंगाना के अंदर बारिश हुई, फ्लड आया, जिसकी वजह से कॉटन जो है वो बेकार होता हुआ नज़र आया। प्लस उसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो कॉटन को ग्रो करने के लिए जो रेनफॉल है लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक का लगता है। कौन सी सॉइल में ग्रो करता है, तो लगभग जो यहाँ पर बताया गया ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा ग्रो करता हुआ। खासकर जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आज के टाइम पर बात करें कि कौन कौन से देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें चाइना, इंडिया और फिर उसके बाद में यूएसए भी देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है कॉटन का, तो इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद आपको ये तेलंगाना देखने को मिलेगा, जिसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इंडिया के अंदर जो भी कॉटन ग्रो किया जाता है इसमें अलग अलग स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं, कॉटन की अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बेसिकली कॉटन की आपको 4 प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? गॉसिपियम आर्बोरियम, जी हर्बेशियम, जी हिर्सुटम और जी बार्बाडेंस। ये आपको 4 आपको अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं कॉटन की। अब स्टार्टिंग की जो 2 स्पीशीज़ है ना, कौन कौन सी? अर्बोरियम और हर्बेशियम। इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से या एशियाटिक कॉटन के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाए एशियाटिक कॉटन क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों आपको एशियाटिक कॉटन देखने को मिलेंगे। बाकी जो 2 लास्ट वाली हैं हिर्सुटम, तो हिर्सुटम वाली जो है ना ये बेसिकली अमेरिकन कॉटन कहलाता है, और जो बार्बाडेंस है ये इजिप्टियन कॉटन कहलाता है। तो बेसिकली ये आपको कुछ दुनिया भर के अंदर इंपॉर्टेंट सी कॉटन की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। फिर इनके अलावा आपको पता है एक बीटी कॉटन है, मतलब जिसको हम लोग हाइब्रिड कॉटन बोलते हैं, जिसके अंदर जो जेनेटिक्स है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ चेंजेस करे गए हैं और चेंजेस इस प्रकार से किए गए कि वो कॉटन बहुत अच्छा हो चुका है, उसके ऊपर कीड़े नहीं लग सकते। वो बेसिकली बीटी कॉटन है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। अब इस पूरे के पूरे कॉटन सेक्टर को देखने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1970 के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में ये आती है। फिर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा CBD बेलापुर के अंदर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। रोल क्या है इसका मैंने आपको बता दिया। जो हमारा पूरा का पूरा कॉटन सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए ये काम करता है। फिर उसके साथ साथ एक और लास्ट पॉइंट आता है, वो है कॉटन रिसर्च को लेकर। कॉटन रिसर्च को लेकर बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे कैंपसेस हम लोगों ने अपने कंट्री के अंदर डेवलप कर रखे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कैंपस जो है ना वो आपको नागपुर में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर, और साथ ही साथ सिरसा में देखने को मिलेगा, हरियाणा के अंदर। फिर उसके बाद में एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि हमारे केंद्र स्तर पर आने वाला एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है ICAR के थ्रू, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो जो बिल्कुल एक मेन इंस्टीट्यूट है कॉटन रिसर्च को लेकर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन, ये आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर, यानी मुंबई के अंदर ये स्थित है। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करवा दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। दूसरा आप लोगों से यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ये विजिंजम पोर्ट है ना, ये कहाँ पर है? इस पोर्ट को देखना है, इसकी लोकेशन फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको MCQ के वीडियो में पढ़ाया था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर पाओगे। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। डार्क स्काई रिजर्व जो है ना ये लद्दाख के अंदर आने वाला है। अब ये क्या है? मतलब कुछ डिज़ास्टर वगैरह है क्या? ये क्या लग रहा है देखने में? चलो इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया। इन्होंने बोला कि देखो इंडिया का पहला, ध्यान रखना इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला
जो डार्क स्काई रिजर्व है ना, ये बनाया जा रहेगा अगले 3 महीनों के अंदर लद्दाख के हानले के अंदर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है। हानले बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है, लगभग यहाँ पर कह सकते हो कि 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल पर ये स्थित आपको देखने को मिलेगी पूरी लोकेशन। ये बेसिकली एक ऑप्टिमल जगह है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से खड़े होकर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो, यानी कि आराम से खड़े होकर जो स्काई है, यूनिवर्स है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है टेलीस्कोप से। जैसा आप देखोगे हानले लद्दाख के अंदर एक टेलीस्कोप भी है, हिमालयन चंद्रन टेलीस्कोप, आपको ये देखने को मिलेगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करने के लिए एक बेस्ट लोकेशन की कैटेगरी के अंदर यह आता है। शाम के टाइम में, रात के टाइम पर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि लोकेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। सबसे खास बात पता है इस रीजन में क्या है, ये रीजन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि यहाँ पे रात के समय पर जब हम लोग बैठेंगे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करने के लिए, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस मतलब कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। अब आर्टिफिशियल लाइट का मतलब क्या होगा, जैसे कि घरों की लाइट जल रही होती हैं रात के टाइम पर, बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स होती हैं जो कि जल रही होती हैं, तो उसका इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा देखने को मिलेगा। या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी व्हीकल जो है उसकी लाइट नहीं आए, कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जा रही है, तो मतलब कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंधेरा सा है जहाँ पे आप लोग शांति से बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, और इस टेलीस्कोप से यहाँ पर ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है ना। तो कहोगे सर अभी तक डार्क स्काई रिजर्व का कॉन्सेप्ट नहीं आया, उसी पर आ रहे हैं। अब देखो जो डार्क स्काई रिजर्व है ये क्या है। डार्क स्काई रिजर्व का मतलब है कि एक प्लेस को ये नाम दिया जाता है, एक प्लेस को ये डेजिग्नेशन दिया जाता है। मतलब लद्दाख के अंदर जो हानले वाला रीजन है ना, उसको डार्क स्काई रिजर्व का यहाँ पर नाम दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा डार्क स्काई रिजर्व का, कि वो एक डार्क स्काई रिजर्व है। ऐसे पर्टिकुलर जो रिजर्व है ना, वो आपको दुनिया भर में बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में अभी तक का कुछ ऐसा रिजर्व नहीं है। डार्क स्काई रिजर्व वो एरिया होता है, वो लैंड होता है जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट्स का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया पर जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम या ना के बराबर देखने को मिलती हैं। अब ये डार्क स्काई रिजर्व का दर्जा कौन देता है, तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास में एक बॉडी है, दैट इज़ इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। ये यूएस की बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, एक बॉडी देखने को मिलेगी जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी अगर ऐसा पर्टिकुलर लैंड है जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट आपको बहुत मिनिमम देखने को मिलेगी, तो उस पर्टिकुलर लैंड को एक डार्क स्काई प्लेस का दर्जा देना, डार्क स्काई पार्क कहना, सेंचुरी कहना, या उसको रिजर्व बताना, ये डिपेंड करेगा उसके क्राइटेरिया पर, जैसा भी वो क्राइटेरिया वो मीट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से दुनिया भर के अंदर तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक नहीं था। तो आने वाले 3 महीनों के अंदर भारत के अंदर भी कुछ इस प्रकार से ये पहला एक डार्क स्पेस रिजर्व या डार्क स्काई रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशंस, ये एक ऊंचाई पर लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा मिनिमम इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इस लोकेशन को चूज़ किया गया है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक चीज़ और बता दूं, जो हानले जगह है ना, ये दुनिया की एक मोस्ट ऑप्टिमल साइट है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए, यानी कि अगर आप लोगों को यूनिवर्स में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना है, स्टार्स के बारे में स्टडी करना है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसके लिए दुनिया में एक बहुत अच्छी साइट मानी जाती है ये लद्दाख का हानले वाला रीजन। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, साइंटिस्ट रिमेन सेप्टिकल अबाउट हाउ नैनो यूरिया बेनिफिट क्रॉप्स। अब नैनो यूरिया के बारे में हम लोग पिछले 2 दिन से रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, वही बिल्कुल सिमिलर चीज़ हैं, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। करना क्या है, कल वाला वीडियो ओपन करना, 4 सितंबर द हिंदू बाय दीपक यादव डाल दोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और थोड़ा सा आगे चलोगे, लगभग यहाँ पर 5-10 मिनट जैसे आगे बढ़ाओगे वीडियो को, आपको यहाँ पे ये नैनो यूरिया वाला आर्टिकल मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर भी मुझे 10 मिनट लग जाएगा इसको समझाते, जो कि मैंने कल ही आपको समझाया है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना कि कल वाले वीडियो के अंदर से उसको थोड़ा सा पढ़ लो। कल जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो कल वाले वीडियो से देख लेना, जिन्होंने कल पढ़ा है उनको यहाँ पर वापस से रिवाइज़ करना है तो आप लोग देख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना।
चलो अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, क्योंकि आपको पता है आज मंडे है, मंडे में इकोनॉमी का सेक्शन आता नहीं है, आर्टिकल्स ऑलरेडी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। जब बात करेंगे एडिटोरियल्स की तो काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स हैं आज के टाइम पर हमारे पास, थोड़ा डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हमेशा की तरह एडिटोरियल से पहले आज का हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्या है। आओ मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग को ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी ने मेंस में साल 2018 में पूछा था। मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मतलब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट डिस्कस। भारत के अंदर जो आपको अलग अलग विरासतें देखने को मिलती हैं, है ना, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर। इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। अच्छा, आप सोचोगे सर आपने इंस्टेंटली ऐसा क्वेश्चन क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो वो वाला एडिटोरियल भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस वाला। तो जैसे ही वो डिस्कस करूंगा आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आप आराम से इसका आंसर लिख पाओगे। फिर दूसरी बात, आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म। जैसे आप लोग लिखोगे आपको वो चैनल मिलेगा, लगभग 29,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर रोज़ाना आंसर्स लिखते हैं। आप भी वहाँ पर ज्वाइन करो, आंसर्स को लिखो और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करो, क्योंकि रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या करोगे, रिव्यू करना स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट अगर एक व्यक्ति 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लेता है तो इससे उसके पास में कुछ यूनिक पॉइंट्स कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, कुछ यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर सामने वाली व्यक्ति की अगर कोई मिस्टेक है तो वो उसको बता सकता है, तो दोनों को ही फ़ायदा होगा। एक कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर उसको एक बार देख सकते हो। अपना प्रमोशन करने मत बैठ जाना, क्योंकि वहाँ पर फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो सब लोग फिर दोबारा मैसेज कर नहीं पाते हैं उस ग्रुप के अंदर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। तो हमारे पास में एडिटोरियल में काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हैं, जैसे कि आज का एक एडिटोरियल ये है, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल है। अभी ये वाला आर्टिकल भी हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में चर्चा की जा रही है। क्या चर्चा की जा रही है, देखो इंडिया और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों के बीच में एक मीटिंग चलने वाली है आज से लगभग 3 दिन तक ये मीटिंग चलेगी। उस मीटिंग में काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाएगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर का कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने अपने दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को मजबूत किया है। वाकई में अगर हम लोग पिछला इतिहास देखें पिछले कुछ सालों का, तो जो टाइज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर थोड़ा सा और सख्त होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर अभी भी एक सोल्यूशन की आवश्यकता है। वो यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है ना। ऑथर का नाम है सैयद मुनीर खासरू, और इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों कंट्रीज़ ना आज के टाइम पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस को शेयर करती हैं। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि यहीं से जो असली आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है, यानी कि व्यापार और कनेक्टिविटी। जब आप लोग व्यापार और कनेक्टिविटी को देखते हो दोनों कंट्रीज़ के बीच का, तो इसको लेकर हमने काफ़ी सारे राउंड टॉक्स किए हैं। आपको पता होगा 7th राउंड ऑफ टॉक यहाँ पर किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ये राउंड ऑफ टॉक हुआ था जून के मंथ में। अब क्या होता है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड करती हैं और ज़्यादा बढ़ाती हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप को बढ़ाया जाता है और अलग अलग एरियाज़ में। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी हो गया, स्टार्टअप हो गया, उसके बाद में कनेक्टिविटी हो गया। यानी कि जो रिसेंट मीटिंग होती है जून के मंथ में, वहाँ पर ये लोग अपने व्यापार को और ज़्यादा मजबूत करने में चर्चा करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, कनेक्टिविटी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बाकी दोनों कंट्रीज़ के बीच का व्यापार देखोगे तो व्यापार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पर एक सेपा एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हम लोग यहाँ पर दोनों देशों के बीच में देख सकते हैं। जो दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं अलग अलग देश के, ये अभी क्या कर रहे हैं कि एक मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं। एक मीटिंग यहाँ पर की जाएगी, और उस मीटिंग के तहत यहाँ पर हो सकता है कि कुछ नए
जॉइंट वेंचर पावर प्लांट जो है जल्दी हम लोग यहाँ पर बनाएं, यानी उसका इनॉग्रेशन किया जाए साथ में मिलकर। ये भी यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड चीज़ नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो जो सेपा एग्रीमेंट है ना, सेपा क्या है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो सेपा है ये तब आएगा जब बांग्लादेश, आज के टाइम पर देखो बांग्लादेश के साथ में हम लोग काफ़ी सारा व्यापार करते हैं, ठीक है ना। अभी बांग्लादेश व्यापार करता है, उस पर भी कोई ड्यूटी वगैरह लगती नहीं है, इस वजह से उसको हम लोग ड्यूटी फ्री या कोटा फ्री बोलते हैं। तो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री मार्केट इंडिया में मिलता है, तो बांग्लादेश काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को बेचता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडिया में उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती है, कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लगते हैं। तो 2026 के बाद में हो सकता है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, क्योंकि बांग्लादेश 2026 के बाद में एक डेवलपिंग कंट्री की तरह, मतलब डेवलपिंग कंट्री की तरह पूरी तरह से ग्रेजुएट हो सकता है। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पर एक सेपा एग्रीमेंट करें, दोनों देशों के बीच में एक सेपा एग्रीमेंट हो सकता है। करेंट टाइम पर अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपको 6 यानी छठा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा भारत का। दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार है, वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल साल 2009 में जब आप लोग दोनों कंट्रीज़ के बीच का व्यापार देखोगे ना, तो साल 2009 में जो व्यापार था वो था 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और वही व्यापार अगर आप लोग साल 2020 में देखोगे, क्योंकि साल 2009 अलग साल था, साल 2020 के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। साल 2020 में वही व्यापार कितना हो चुका है, वो व्यापार लगभग 10.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंच चुका है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है दोनों कंट्रीज़ के व्यापार के बीच में भी। जिसमें होता क्या है कि अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल से एनालिसिस करें, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या करता है ना कि जो बांग्लादेश है वो भारत से बहुत सारा जो रॉ मटेरियल्स है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। बहुत सारा कच्चा माल भारत से ख़रीदता है और फिर उस कच्चे माल से बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद में अपना प्रोडक्ट तैयार करके ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट आ रहा है उसके अंदर भी यहाँ पर एक मदद डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया की साइड से आ रही है। इंडिया का कच्चे माल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो आने वाले टाइम पर काफ़ी बढ़ सकता है। वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि आने वाले टाइम पर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 182% से इंक्रीज़ हो सकता है, जिस प्रकार से आज के टाइम पर बांग्लादेश वर्क कर रहा है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर कुछ और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बताया है। क्लियर हो गया। फिर ऑथर बोलते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लगा रखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर साथ में मिलकर साइन कर रखा है, जिससे क्या होगा, इंडिया और बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है आपस में वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो बांग्लादेश ने अपने खुद के पर्सनल व्यूज़ एक्सप्रेस करे हैं। बांग्लादेश चाहता है कि भारत को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो ज्वाइन करे। आपको पता होगा कि आज के टाइम पर एक ट्राइलेटरल हाईवे है। मैं जब ट्राइलेटरल हाईवे बोलता हूं तो आप समझ गए होंगे 3 देशों को कनेक्ट कर रहा है वो हाईवे। वो 3 देश कौन कौन से हैं? इंडिया है, म्यांमार है और थाईलैंड है। तो बांग्लादेश चाहता है कि हम भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, तो इंडिया बांग्लादेश से निकले वो हाईवे, फिर उसके बाद म्यांमार थाईलैंड तक जाए। तो बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि हम लोग को भी यहाँ पर इसके अंदर ज्वाइन करना है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपको वाटरवे देखने को मिलेगा, पानी के लेकर भी काफ़ी सारा व्यापार होता है। और आपको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली यहाँ पर मोंगला पोर्ट और चित्तागोंग पोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। अब जो आपको चित्तागोंग पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह देखने को मिलता है, इस बंदरगाह का एक्सेस बांग्लादेश ने इंडिया को प्रोवाइड करवाया, इंडिया को यहाँ पर इसका एक्सेस दिया। अब इंडिया को जैसे यहाँ पर इस पोर्ट का एक्सेस मिल जाता है, भारत को डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है कि देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, ये एक बंदरगाह है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सपोज़ यहाँ पे इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर आपको ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा, ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह हो गए और इधर यहाँ पर आपको बंगाल देखने को मिल जाएगा। तो होता यह है कि बांग्लादेश, सपोज़ यहाँ पर बांग्लादेश का चित्तागोंग पोर्ट है, तो इस चित्तागोंग पोर्ट का एक्सेस भारत को मिला है। इस पोर्ट से होगा क्या, बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग क्या कर सकेंगे, सपोज़ यहाँ पर कोलकाता देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग अपना सामान समुद्र के माध्यम से डायरेक्टली यहाँ पर इस पोर्ट पर भेज सकते हैं और इस पोर्ट से सामान ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भेजा जा सकता है।
नहीं तो फिर हमारे पास में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है, वो इस प्रकार से जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ये शॉर्ट पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अभी बांग्लादेश ने एक्सेस दिया था, तो इसकी वजह से भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, वो और ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नज़र आई है। और इसकी वजह से जो व्यापार है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब आने जाने का ज़रिया और ज़्यादा मजबूत होता चल जाएगा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, व्यापार के अंदर भी एक काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हो गई। ऑथर बोलते हैं बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है इस वाले पर्टिकुलर पैरा में। पैरा यहाँ पर ये बोलता है कि जब बात आती है वाटर शेयरिंग की, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लगभग 54 रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। 54 नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से पास होती हैं, इन कंट्रीज से पास होती हैं। ये कंट्रीज़ यहाँ पर इन 54 कॉमन रिवर्स को शेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया, इसमें से एक रिवर है तीस्ता रिवर, आपने काफ़ी बार सुना होगा। तीस्ता रिवर को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है, और ये जो इशू है ये कोई नया इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू है। तीस्ता रिवर को लेकर जो इशू है वो 1947 से बना हुआ है। जो आप लोग देखोगे वेस्ट बंगाल के लिए तो तीस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बांग्लादेश के लिए भी तीस्ता इंपॉर्टेंट है, मतलब भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। करती क्या है, ये जो नदी है ना, ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रही है। तो बंगाल के अंदर क्या है ना, बहुत सारा एग्रीकल्चर किया जाता है। तो उस एग्रीकल्चर के अंदर, उस फार्मिंग सेक्टर के अंदर लगभग यहाँ पर 12.77% और जो पॉपुलेशन है बंगाल की, बेसिकली यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा है उस तीस्ता रिवर से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा किसका, यहाँ पे बांग्लादेश के। यहाँ पे बांग्लादेश में भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी जो नदी है वो काफ़ी हद तक मदद करती है, उनकी पॉपुलेशन को, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से रोज़गार जनरेट करने का काम करती है वो नदी। तो नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली उसको, नदी को लेकर काफ़ी सारा विवाद बना हुआ है। विवाद यह है कि बांग्लादेश चाहता है कि जो नदी है ना, इसका इक्वली बंटवारा हो, ठीक है ना, इक्वली यहाँ पर शेयर बटे। लेकिन आपको इंडिया के हाथ में थोड़ा ज़्यादा शेयर देखने को मिलता है, लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि इक्वली इसका शेयर रहे, इक्वली हम भी यूज़ करें, इक्वली इंडिया भी यूज़ करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इशू जो है वो बना हुआ है। और 2015 में हमने देखा इंडिया बांग्लादेश ने मिलकर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ को अपने रिजॉल्व करे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में देखने को मिली थी, उस चीज़ को ठीक किया गया। लेकिन जब आप लोग देखते हो तीस्ता रिवर वाला मुद्दा, वो अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है। तीस्ता वाले मुद्दे पर अभी भी चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन 2015 में आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश ने मिलकर अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। बॉर्डर डिस्प्यूट को एक लैंड स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू कवर किया गया था। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, ऊपर इंडिया देखने को मिलेगा। अब हो गया रहा था, कुछ टेरिटरीज़ यहाँ पर, छोटी छोटी टेरिटरीज़ आपको देखने को मिल रही थी जहाँ पे बांग्लादेशीज़ रह रहे थे। इधर छोटी छोटी टेरिटरीज़ है जहाँ पर इंडियंस रह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, लैंड स्वैप एग्रीमेंट कर लिया। मतलब इस आसानी से डील किया कि यहाँ पर चलो ठीक है, ये वाली जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर में आएगी और ये वाली टेरिटरी बांग्लादेश के अंदर में आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे एक लैंड स्वैप एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन कहानी तब तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन साल 2019 में आपको पता है एनआरसी के बारे में चर्चा की गई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। यहाँ पे हम लोग बात करने लगे कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन इलीगल माइग्रेंट्स को कहीं से कहीं तक कोई सिटीजनशिप ना मिलेगी, उनको यहाँ पर वापस से भेजा जाएगा। तो इससे यहाँ पर बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ होता है। बांग्लादेश यहाँ पर अपनी एक तरीके से प्रॉब्लम भी दिखाता है कि भाई ये कोई ज़रूरी मूव नहीं था जिस प्रकार से इंडिया ने ये मूव चला है, क्योंकि बहुत सारे जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं ना, माइग्रेंट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर करते हुए नजर आएंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे एनआरसी या सीए के बारे में चर्चा हुई, ये लोग लौट के जाने लगे बिना किसी इंडिया की सिटीजनशिप के लेकर, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप उनको मिली नहीं, ऐसे यहाँ पर ये लोग लौट कर जाने लगे। तो इसको लेकर यहाँ पर बांग्लादेश थोड़ा सा नाराज़ भी हुआ था, ऐसा हम लोगों ने देखा। लेकिन ओवरऑल रिलेशन नहीं ख़राब करेगा, क्योंकि उसको भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे इंडिया की साइड से। क्लियर हो गया। अब इन दोनों इशू के बीच, मतलब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये मुद्दा था, ये हमने डिस्कस किया। अब होता क्या है, इन कंट्रीज़ के बीच में कुछ जियो पॉलिटिक्स भी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अब पॉलिटिक्स क्या आती है, तो बेसिकली तीसरा देश इसमें एंटर हो जाता है। एक तरफ इंडिया, बांग्लादेश दोनों अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में कौन एंटर करता है, चाइना। अब चाइना यहाँ पर एंटर करता है, दोनों के रिलेशंस इंप्रूव होने लगते हैं, इंडिया यहाँ पे अलग हो जाता है। और इंडिया को यहाँ पर इस चीज़ से कंसर्न भी है, प्रॉब्लम भी है, क्योंकि यहाँ पर चाइना बांग्लादेश में अगर घुसकर बैठेगा ना, तो ऑब्वियस ही बात है डायरेक्टली वो इंडिया के लिए ही प्रॉब्लम पैदा करेगा।
तो यहाँ पर आपको ये रीजनल पॉलिटिक्स भी जियो पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगा। चाइना ने क्या किया, बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया, अपने जो रिलेशंस आज के टाइम पर बांग्लादेश के साथ में सक्सेसफुली डेवलप करे, है ना। वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए एक तरीके से चाइना जाना जा रहा है। उसके बाद में बांग्लादेश ना आज के टाइम पर दूसरा आर्म मार्केट बन चुका है चाइना का आफ्टर पाकिस्तान। आर्म मैंगो नहीं, आर्म की बात की जा रही है, वेपन की। तो हथियारों के मामले में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है चाइना से। दूसरा यहाँ पर बांग्लादेश बन चुका है एक सबसे बड़ा मार्केट जो कि काफ़ी सारे हथियार परचेज कर रहा है, और अलग अलग चीज़ों के अंदर बांग्लादेश को चाइना एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर इतनी सारी बातें अच्छे से आराम से क्लियर से समझ में आ चुकी हैं। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जब आप लोग देखोगे ना कि जो बांग्लादेश है इसके रिलेशन पाकिस्तान के साथ में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है 1971 की वॉर, जो 1971 की जो वॉर हुई थी ना, उसके तहत ही तो बांग्लादेश एक कंट्री बना था, नहीं तो वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से अलग अलग पाकिस्तान बने हुए थे वो, है ना। यानी जो इधर बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और जो आज के टाइम पर पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। अब ये जो 1971 की वॉर होती है, उस वॉर के तहत यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो क्या करता है, वो बेसिकली एक कंट्री बनता है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब वो एक कंट्री बनता है तो रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं। अब रिलेशन ख़राब होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम पहले रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है, बांग्लादेश कोशिश करता है कि चलो ठीक है, पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक पीसफुल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए बांग्लादेश ने अपने कुछ एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, ऐसा भी यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है ना, आज के टाइम पर ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे बहुत ख़राब थे। साल 2001 से लेकर 6 के बीच में आप देखोगे रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे। उस समय दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। इस समय तो यहाँ पे अवामी लीग है, जिसकी यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहब देखने को ये शेख हसीना देखने को मिलेंगी। अब हुआ क्या यहाँ पर कि देखो, जो 2001 से लेकर 2006 का टाइम था, उस समय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP आपको देखने को मिलती थी, है ना। तो उस टाइम पर रिलेशंस इंडिया और बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। उसके पीछे का रीज़न काफ़ी सारे हैं, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो इंडिया के अंदर अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट कर रही थी जो कि इंडिया के खिलाफ था। फॉर एग्जांपल, असम के अंदर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम देखने को मिलता था, एक मिलिटेंट ग्रुप था जो कि असम को इंडिया से अलग करना चाहता था। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारा जो बारूद है, हथियार है, उसका ट्रक वगैरह चित्तगोंग पोर्ट के अंदर रखा हुआ था, और इन्वेस्टिगेटर ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता ये चला कि वो सारे हथियारों की डिलीवरी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जो कि असम को अलग करना चाहता है भारत से। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कुछ ऐसे चीज़ों को सपोर्ट किया करती थी जो कि भारत के पूरे अगेंस्ट में था, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस थोड़े से ख़राब होते हैं। लेकिन बाद में आप कह सकते हो कि रिलेशन इंप्रूव होने लगते हैं जब यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मेंशन किया गया, जब हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं ना, तो अभी हमारे रिलेशंस ठीक हैं, लेकिन करना क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, तीस्ता वाटर जो शेयरिंग है ना, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन लेकर आया जाए। बाकी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो किलिंग्स हो रही हैं, जो मारा जा रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं दोनों के रिलेशंस के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर समझ में तो सब कुछ आ गया, लिखेंगे कैसे, बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिखने के लिए सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में मेंशन कर दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग PDF से ले लेना। अब देखो, एक बात और मैं बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट बात है। जब आप लोग PDF को डाउनलोड करोगे ना, जो नए लोग हैं वो ध्यान से सुनना, PDF को डाउनलोड करने के बाद में आपको परेशानी बहुत होगी। परेशानी ये होगी कि आपको ये पॉइंट्स कहीं पर दिखेंगे नहीं, PDF के अंदर सिर्फ आपको आर्टिकल ही आर्टिकल नजर आएंगे। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि आपने एक और ऐप नहीं डाउनलोड किया है। करना क्या होगा कि आपको एक और ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है Adobe Acrobat। और जैसे ही आप लोग टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करोगे, उस PDF को Adobe Acrobat ऐप में ओपन करना। ओपन जैसे करोगे आपको इस प्रकार से येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स नज़र आएंगे। तो जैसे ही आप लोग PDF को इस ऐप में ओपन करोगे, सिंबल्स सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये सब कुछ आपके फ़ोन के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, अपने पास में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो कुछ भी यहाँ पर, जैसा आप लोग चाहो वैसा इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं।
देखो जो अगला एडिटोरियल है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। नयन जोत लाहिरी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। अब ये ऑथर है मॉन्यूमेंट्स मैटर की, तो यहाँ पर एक तरीके से जिस टॉपिक पर ये एडिटोरियल लिखा गया है उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं एग्ज़ाम के लिए। अब ये यहाँ पर बात करते हैं आवर हेरिटेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मतलब देखो जो हमारी हेरिटेजेस हैं यानी कि जो हमारे विरासतें हैं, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग, वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ये अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करती हैं। ये बोलती हैं कि देखो इंडिया जो है ना, अभी तक एक बहुत बड़ा एक तरीके से आपको एक ऐसा रीजन देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो हेरिटेज है वो काफ़ी डाइवर्स हेरिटेज देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको विरासतें देखने को मिल जाती हैं। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा डेटा आपको हेरिटेज का देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर इंडिया की कल्चर को दर्शाता है, इंडिया के इतिहास को दर्शाता है। अब जब यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है तो इन्होंने ये मेंशन किया कि आज के टाइम पर लगभग 40 आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं, जिसमें से 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड साइट आपको देखने को मिलेगी। और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3691 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कस्टडी में है, जिनको यहाँ पर बेसिकली डिक्लेयर किया गया है एज अ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल इम्पोर्टेंस वाले ये मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। आज के टाइम पर देखो ये जो हेरिटेजेस हैं, ये जो अलग अलग आपको यहाँ पर विरासतें देखने को मिल रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे एक फॉर्मल सिस्टम के अंदर नहीं आ रही हैं। कुछ विरासतें ऐसी हैं जिनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की जा रही है, तो कैसे हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर राइटर बोलती हैं। इन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडियन हेरिटेज। इसको हम लोग थोड़ी देर में आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि फिर कनेक्टिविटी ख़राब हो जाएगी। पहली बात तो यहाँ पर आप देखो कि जो हेरिटेजेस हैं, जो ये विरासतें हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। इनके अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मतलब यहाँ पर इसके अंदर फिजिकल और टेंजिबल दोनों होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मतलब कल्चरल हेरिटेज के अंदर आपको मूवेबल और इमूवेबल हेरिटेजेस देखने को मिलती हैं। ऐसी विरासतें जो कि यहाँ पर मूव नहीं कर सकती हैं। मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, ताजमहल हो गया, तो बेसिकली कोई बिल्डिंग हो गई जो कि यहाँ पर मूव नहीं कर सकती। हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गई, वो इमूवेबल है। लेकिन कुछ मूवेबल चीज़ भी देखने को मिलती हैं जो कि इंडिया की विरासत है, हेरिटेज है। वो मूवेबल चीज़ क्या है? वो है किताब, डॉक्यूमेंट, है ना, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई आर्ट वर्क हो गया जिसको इधर से उधर मूव किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपको नेचुरल हेरिटेज भी देखने को मिलती है। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, जिसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर यानी फ्लोरा फौना देखने को मिल जाएगा, तो वो नेचुरल हेरिटेज के अंदर में आता है। फिर आता है एक इंटेंजिबल हेरिटेज। इंटेंजिबल हेरिटेज यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशंस हो गए, है ना, कस्टम्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई, कोई डांस वगैरह हो गया, सॉन्ग वगैरह हो गया, तो बेसिकली वो यहाँ पर फील किया जा सकता है, वो है इंटेंजिबल हेरिटेज। तो ये अलग अलग प्रकार की आपको विरासतें नज़र आती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इन विरासतों को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आसान है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, उसको प्रोटेक्शन देना काफ़ी आसान है। लेकिन जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, कोई सॉन्ग है, कोई आर्ट वर्क है, कोई ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी राइटर मेंशन करती हैं। फिर यहाँ पर मेंशन करती हैं इस हेरिटेज के बारे में कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर आपको इसका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब भी हम लोग बात करते हैं इन हेरिटेजेस की, तो ये क्या दर्शाती हैं कि इंडिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इंडिया के अंदर, इंडिया बेसिकली एक म्यूज़ियम है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी, कस्टम्स, ट्रेडिशनल, उसके बाद रिलीजन, कल्चर, बिलीफ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कास्ट, सोशल सिस्टम, बहुत कुछ यहाँ पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एकजुट रह कर मिलकर रह रहे हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो हेरिटेजेस हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाती हैं? इंडिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, ऐसा मेंशन किया गया। दूसरा, इंडिया के अंदर टॉलरेटिंग नेचर को दिखाती हैं कि इंडिया की सोसाइटी जो है ना, ये एक तरीके से हर एक कल्चर को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो हर एक कल्चर यहाँ पर एक उभर कर निकले, है ना। उसके अलग अलग हेरिटेजेस आपको देखने को मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो हर एक को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। तो एक टॉलरेटिंग नेचर आपको इंडिया का देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो आज के टाइम पर ना
जो ऐसी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स हैं। जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स की, नेचुरल हेरिटेज मैंने आपको बताया काफ़ी सारे पेड़ पौधे जानवर, ये सारे नेचुरल हेरिटेज साइट्स में आएंगे। तो इंडिया में अभी यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट की बात करें तो उसमें से मेजर हेरिटेज साइट आपको ये देखने को मिलेगी। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, जो कि बहुत कम दुनिया में देखने को मिलते हैं। दूसरा सुंदरबन आपको देखने को मिलेगा। एक लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड के अंदर में। तीसरा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको एल्पाइन फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फिर वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारी सुंदरता इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो ये हेरिटेजेस है, जो ये विरासत है इंडिया के अंदर, इसको मैनेज करने में काफ़ी सारी इश्यूज़, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, तो राइटर बोलती हैं लैक ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर हेरिटेज साइट्स। जितनी भी हेरिटेज साइट है ना, इसका जो डेटा है उसकी एक बहुत बड़ी कमी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। कंप्लीट जो नेशनल लेवल का डेटाबेस होता है कि हमारे पास में जो सारा का सारा डेटा है इन सारे हेरिटेजेस को लेकर, वो डेटा हमारे पास में आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जो इंटैक है, यानी कि इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, लगभग 60,000 के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड रख रखा है। लेकिन मेंशन ये किया जाता है कि सर हमारे पास में 4,000 के आसपास हेरिटेज टाउन्स हैं, शहर आपको देखने को मिलेंगे। आप सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हो, तो डेटा बहुत सारा है, लेकिन डेटा कहीं पर भी इतना सारा स्टोर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, अलग अलग जो विरासत हैं, जब हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक्सकेवेशन किया जाता है, खुदाई करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को नई नई मिलती रहती हैं। तो बेसिकली एक्सकेवेशन और एक्सप्लोर करने का जो तरीका है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। दूसरा यहाँ पर इशू ये देखने को मिलेगा। तीसरा इशू यहाँ पर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर हेरिटेज को लेकर आपको सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल सकती है ना। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो हेरिटेज है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। ये भी एक इशू देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर और क्या मेंशन किया जाता है कि देखो बहुत सारे हेरिटेजेस ऐसी हैं, बहुत सारी विरासतें ऐसी हैं जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हेरिटेजेस बर्बाद हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हेरिटेज को लेकर इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पर ऑथर एक और क्वेश्चन लेती हैं, व्हाट आर द रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू विच इंडिया इज सिग्नेटरी। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको कन्वेंशंस या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसको भारत ने साइन कर रखा है, और वो एग्रीमेंट जो कि बात करते हैं हेरिटेजेस को प्रोटेक्शन देने के लिए, मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए। तो यहाँ पर पहला है कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग प्रिवेंटिंग इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी 1977। दूसरा है कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2005। तीसरा है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन 2006। फिर चौथा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो बेसिकली यहाँ पर ये 4 ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसका जो सिग्नेटरी है वो इंडिया भी है, इंडिया ने भी यहाँ पर इसको साइन कर रखा है। अगर आप लोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को देखोगे तो इंडिया भी यहाँ पर एक इलेक्टेड मेंबर आपको देखने को मिलेगा साल 2021 से लेकर 2025 तक। तो इंडिया का इन सभी जगह पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर आगे राइटर मेंशन करती है कि हमें क्या करना चाहिए अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली बात तो जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उसका एक डेटा बनाओ, नेशनल डेटाबेस बनाओ। हमारे पास में सारा का सारा डेटा कलेक्टेड होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पर सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग इसरो के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर करने की आवश्यकता है कि आज के टाइम पर कहीं पर भी हम लोग को अगर किसी मॉन्यूमेंट को और डिटेल से जानना है, वहाँ को और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पे एक्सकेवेशन करनी है, तो उसके लिए जो आज के टाइम पर पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है वो 2015 की, और पॉलिसी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो हमें कुछ नए तरीके लाने होंगे, चेंजेस करने होंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट करना होगा। जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि फोटोग्रामेट्री हो गया, 3D लेज़र स्कैनिंग हो गया, इस प्रकार की चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस एरिया का सर्वे करने के लिए, एक्सकेवेशन करने के लिए। तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आया जाए, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म करो जो पुरानी हो चुकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप उठाना चाहिए, वो है हेरिटेज टूरिज़्म एंड एजुकेशन। देखो यहाँ पर
जो भी हमारी विरासतें हैं ना, वहाँ पे टूरिज़्म आपको देखने को मिलेगा। तो टूरिज़्म को प्रमोट करना है और ज़्यादा कि लोग वहाँ पे घूमने आएँ। और टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा कि हम लोग इसके बारे में दुनिया भर को बता सकेंगे। और एक और फ़ायदा होगा कि जब लोग घूमने आएंगे यहाँ पर तो लोग यहाँ पे पैसा भी खर्चेंगे। इससे जो लोकल इकोनॉमीज़ है वो डेवलप होंगी, जो जॉब से नौकरियाँ हैं वो जनरेट होंगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर इन हेरिटेज को लेकर जो टूरिज़्म है उसको भी प्रमोट करना है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, जो भी यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं इन हेरिटेजेस को लेकर। अब आप लोग आराम से उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो जो कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल काफ़ी छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी यहाँ पर श्रीलंका को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। अब श्रीलंका के बारे में देखो, आपको पता है कि क्या हालात वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली यहाँ पर एक एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है श्रीलंका के साथ में। उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर क्या होगा, आने वाले 4 सालों के अंदर श्रीलंका को 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो पैकेज है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि श्रीलंका अपनी इकोनॉमी को स्टोर कर सके, वापस से रीस्टोर कर सके, अपने आप को वापस से सर्वाइव कर सके, जो भी उधार लिया है वो चुका सके। इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये बेल आउट पैकेज की आवश्यकता क्यों पड़ी है, उसके पीछे का कारण आपको पता है। श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए उसकी वजह से श्रीलंका के ऊपर लगभग 51 बिलियन डॉलर का तो उधार पड़ा हुआ है, अलग अलग रीज़न की वजह से। 2019 में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से जो टूरिज़्म है उनका वो पूरी तरह से पिट जाता है। फिर यहाँ पर सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें सब्सिडीज़ वगैरह लेकर आती है, प्लस यहाँ पे फ्रीबीज़ को जारी करती है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, इनका जो सामान एक्सपोर्ट हुआ करता था, चाय की पत्ती, रबर, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, वो सब यहाँ पर चीज़ें बंद हो गई। तो इनको नुकसान बहुत होने लगा। फिर उसके बाद में आपको पता ही है किस प्रकार से क्राइसिस होते हैं, यहाँ पर सरकार वगैरह सब कुछ पलट जाती है। ये हालात हम लोगों ने श्रीलंका में देखे, जिसकी वजह से आज के टाइम पर इसको थोड़ा से अमाउंट की ज़रूरत है ताकि अपने इकोनॉमी को रिस्टोर कर सके। वो अमाउंट यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करवा रहा है। आने वाले 4 सालों के अंदर कुछ ट्रांचेस में, कुछ अलग अलग फेसेस में ये पैसा 2.95 बिलियन डॉलर्स, ये जो पैसा है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो रुपया है, जो मतलब जो डॉलर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसका मकसद यही रहेगा कि बस सरकार का, यानी श्रीलंका की सरकार का जो रेवेन्यू है उसको बूस्ट किया जाए, जो यहाँ पर इनकी इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा चलाया जा सके। और इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ पर यह भी है कि थोड़ा बहुत पैसा देकर 2024 तक श्रीलंका की जीडीपी थोड़ी सी ग्रो की जा सके। थोड़ा सा यहाँ पर श्रीलंका को एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा तो ये खड़ा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए रिसेंटली काफ़ी सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने ये बोला है कि हम लोग साल 2025 तक अपना जो रेवेन्यू है उसको 15% तक बढ़ा देंगे, 15% ऑफ जीडीपी तक हम लोग अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करने वाले हैं। अब श्रीलंका की सरकार रेवेन्यू कैसे बढ़ा रही है, रेवेन्यू बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ाकर लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जो वैट है ना वो 12% से 15% कर दिया गया है, और जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर का है सभी के ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है। तो इससे टैक्स के कलेक्शन की वजह से यहाँ पर श्रीलंका का रेवेन्यू जनरेशन होगा। फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि देखो लगभग यहाँ पर 50 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि कुछ ऐसी 50 कंपनियां हैं जो कि श्रीलंका की सरकार के अंडर में आती है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो उससे भी सरकार का रेवेन्यू आएगा। रिटायरमेंट की एज यहाँ पे घटा रहे हैं, ठीक है, 65 साल से 60 साल कर रहे हैं, तो इससे सरकार का रेवेन्यू बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रीलंका अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आने वाले 4 साल में ये पैसा प्रोवाइड करवाएगा, जितना भारत ने यहाँ पर 4 महीने में इसको प्रोवाइड करवा दिया है, श्रीलंका को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। तो ये भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा इशू। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। उसके बाद एक एडिटोरियल यह है फ्रॉम द आर्काइव्स, मतलब ये पुराना आर्टिकल, आर्काइव्स मतलब पुरानी कहानी यहाँ पर बताई गई है, जो कि मैंने आपके साथ में पहले भी डिस्कस की है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग नए होंगे तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो केरला के अंदर हम लोग एक कंट्रोवर्सी देख रहे हैं लंबे समय से लोकायुक्ता को लेकर। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर सकते हो। डिस्कस करेंगे लोकपाल लोकायुक्ता क्या होता है। देखो हुआ क्या है ना, केरला सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर केरला लोकायुक्ता एक्ट 1999 को अमेंड करने के लिए चर्चा करी कि भैया हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस की वजह से केरला के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है।
कंट्रोवर्सी है कि जो लोकायुक्ता की पावर है वो यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है। लोकायुक्ता क्या है? लोकायुक्ता या लोकपाल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे सरकार के करप्शन को देखता है, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, करप्शन को देखती है, अगर कोई भी करप्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में स्टेप उठाती है। तो इसकी पावर को कम करने के लिए यहाँ पर केरला सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिसकी वजह से केरला में कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो चेंजेस क्या है और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने मेंशन किया, केरला की सरकार ये बोलती है कि देखो लोकायुक्ता रहेगा, जैसा लोकायुक्ता बनता है वैसा रहेगा, लेकिन मान लो कोई भी मुद्दा आया, कोई भी इशू आया, उसमें लोकायुक्त ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना यहाँ पर ऑर्डर दे दिया, अपना कोई भी सुनवाई करवा दी, तो वो जो बात है ना, वो सरकार माने या ना माने वो सरकार के ऊपर रहेगा। अभी क्या है, लोकायुक्ता अगर कोई केस देखता है तो बेसिकली उसकी बात यहाँ पर माननी होगी गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पे केरला सरकार चाहती है कि लोकायुक्ता कुछ भी बोले, अगर हमें सही लगेगा तो हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पर मतलब सरकार ना लोकायुक्ता की पावर्स को कम करना चाहती है, और इससे यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसी बॉडी जो कि करप्शन को कम कर सकती है, उसके दांत तोड़ दिए जा रहे हैं, उसको टूथलेस बना दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक इशू निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा लोकपाल लोकायुक्ता क्या है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जब हम लोग लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 की बात करते हैं ना, तो इसी एक्ट के तहत हम लोगों को लोकपाल मिलता है और लोकायुक्ता मिलता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो, एक तरफ आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, एक तरफ गवर्नर। प्रेसिडेंट कहाँ पे होता है? यूनियन लेवल पर, यानी कि हमारी केंद्र सरकार के लेवल पर। गवर्नर कहाँ पे होता है? गवर्नर स्टेट के लेवल पर होता है। फिर अगर मैं बताऊं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, अगेन आप बता दोगे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी केंद्र सरकार के लेवल पर होता है, और चीफ मिनिस्टर स्टेट के लेवल पर होता है। वैसे यहाँ पर क्या है, लोकपाल और लोकायुक्ता। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर होता है और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पर होता है। लोकपाल क्या करता है, यहाँ पर केंद्र सरकार के जो भी करप्शंस हैं उनको टैकल करने में मदद करता है। लोकायुक्ता स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनके करप्शंस को देखने का काम करता है। अगर हम लोग पहले लोकपाल की बात करें तो इनका काम है एक ओम्बड्समैन की तरह काम करना। कोई भी करप्शन का एलिगेशन लगा है सरकार के ऊपर में तो उस पूरे मैटर को देखभाल करना, तो ये काम यहाँ पर आता है लोकपाल का, ठीक है ना। अब जो लोकपाल है ना, बेसिकली ये हेड किया जाता है एक चेयरपर्सन के थ्रू, ठीक है ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पर इसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करें तो लोकपाल के अंदर जो बाकी सारे मेंबर्स होंगे, जैसे एक तो यहाँ पर हेड हो गए, हेड जो है वो चेयरपर्सन, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा चेयरपर्सन के थ्रू हेड किया जाएगा, जो कि कौन कौन हो सकता है मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो इसके बाकी सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये मेंशन किया जा रहा है। अब 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, जिसमें से 50% तो जुडिशियल मेंबर्स होंगे और बाकी 50% यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वेमेन के अंदर से भी यहाँ पर लिए जाएंगे। बाकी लोकपाल को अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 में, ये बात अलग है। यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। लोकपाल के पास में पावर्स क्या आती हैं? पावर ये आती है कि कोई भी करप्शन आपको देखने को मिलेगा तो उस करप्शन के अगेंस्ट में एलिगेशंस को इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना। वो करप्शन चाहे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो, चाहे किसी और मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो जो केंद्र सरकार के अंदर में काम कर रहा हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, एक तरीके से ग्रुप ABCD की जॉब हो जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। अगर कोई करप्शन करता है उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने की पावर लोकपाल के पास में है। ये बेसिकली हम लोग यूनियन लेवल पर बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के लेवल पर, ठीक है ना। अब इसमें सभी लोग हैं, इतनी सारी पावर यहाँ पर लोकपाल को मिलती है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको लोकायुक्ता देखने को मिलेगा। लोकायुक्ता स्टेट के लेवल पर काम करता है। लोकायुक्ता के बारे में लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013 के सेक्शन 63 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो हर एक स्टेट है ना, हर एक स्टेट को, हर एक राज्य को यहाँ पर एक बॉडी एस्टेब्लिश करनी है जिसको यहाँ पे लोकायुक्ता के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है जो लोकायुक्ता है वो भी अगेन जो भी यहाँ पे अलग अलग करप्शंस हो रहे हैं स्टेट लेवल पर, उन करप्शंस को देखने का ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य में लोकायुक्ता की पावर्स अलग अलग वैरी करती हैं, ऐसा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लोकायुक्ता पहले से भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका के अंदर यहाँ पे पहले से एक्टिव था, बाद में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर रहा है कि देखो अभी काफ़ी सारे स्टेट्स के पास में लोकायुक्ता है, लेकिन जो बचे कुछ स्टेट्स हैं उन सब के पास में भी यहाँ पे लोकायुक्ता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आपको पर्टिकुलर एडिटोरियल देखने को मिलेगा। तो ये चारों एडिटोरियल थे जो कि काफ़ी
डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद में एक डेटा पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। ये डेटा पॉइंट बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के व्यापार के बारे में बात करता है। देखो साल 2019 के बाद में क्या होता है ना, जब हम लोग आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर देते हैं तो उसके बाद में पाकिस्तान बोलता है कि हम अब भारत से व्यापार नहीं करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो व्यापार है वो तब से ही ख़त्म हो चुका है 2019 के बाद से। जब आप लोग देखोगे इम्पोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे एक तरफ देखोगे ना, तो साल 2008 के आसपास पाकिस्तान बहुत कुछ इंपोर्ट किया करता था भारत से, जैसे मीट हो गया, कॉटन हो गया, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट किया करता था। लेकिन अभी यहाँ पर ये काफ़ी कुछ कम हो चुका है, ये 0%, 0.5% तक पहुँच चुका है। तो मतलब ख़त्म कर चुका है पूरी तरह से व्यापार पाकिस्तान हमारे साथ में। लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी बाढ़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से हज़ारों से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यहाँ पे करोड़ों लोग बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है, पाकिस्तान ने रिसेंटली मेंशन भी किया है कि हम लोग हो सकता है कि जो व्यापार है, जो वेजिटेबल्स हैं या दूसरे खाने वाले आइटम्स हैं, उसको हम लोग इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। उसके बारे में एक छोटा सा डेटा पॉइंट है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आज की वोकेबलरीज़ को देखेंगे। आज की वोकैब्स क्या है। फर्स्ट वोकैब है आज का ट्रेविल। ट्रेविल मतलब होता है कष्टपूर्ण परिश्रम या ऑर्डील। दूसरा यहाँ पर है डिसक्रेट, इसका मतलब है अपवित्र करना, वॉयलेट। ये इंग्लिश मीनिंग है, ये हिंदी मीनिंग है। फिर है अपहोल्ड। अपहोल्ड मतलब समर्थन करना, कंफर्म करना। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस जजमेंट को अपहेल्ड किया है, यानी उसको सपोर्ट किया है। फिर यहाँ पर आता है सिंटिलेटिंग, इसका मतलब है बहुत चमकीला या ब्रिलियंट। देन उसके बाद में आता है ग्रिम। ग्रिम मतलब कठोर या फिर स्टर्न। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज थी जो कि यहाँ पर आप लोग अपने पास में नोट डाउन कर सकते हो और रोज़ाना लाइफ के अंदर यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हो। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद में वीडियो को करेंगे समाप्त। एक सेकेंड रुको। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है। साल 2009 का क्वेश्चन था। पूछा गया था आपसे कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, इसमें से जो अलग अलग प्रेसिडेंट्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि कुछ समय के लिए सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, ज्ञानी झील सिंह। इन्होंने यहाँ पर सर्व किया था एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट 1983 से लेकर 1986 के बीच में। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।